हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके लगभग 40 लगभग क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो पहला प्रश्न है अपना, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे दूध से दही बनना? यदि आप दूध से दही बना लेते हो तो वापस दही से दूध बना सकते हो क्या? नहीं। तो इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यह एक अस्थायी अभिक्रिया है जिसमें नया पदार्थ बनता है, जिसमें नया पदार्थ बनता है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका कौन सा है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं, यह अपने को पहचानना है। तो इसके कौन कौन से परिवर्तन है? जैसे अवस्था में परिवर्तन होगा तो भी वो रासायनिक अभिक्रिया होगी, रंग में, तापमान में, तो उपरोक्त सभी। यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही है, उपरोक्त सभी। उत्तर है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके जिसमें अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन व गैस का उत्सर्जन आदि है। तो रासायनिक अभिक्रिया को ये तीन अवस्था होती है जिसमें होता है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में रासायनिक परिवर्तन यानी कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पहला है जल का ठोस में परिवर्तन, दूसरा है अलमारी पर जंग लगना, तीसरा है फलों से सलाद बनाना, चौथा है पेड़ों को काटना। क्या हम जल को ठोस में यानी जल को बर्फ बना देते हैं तो बर्फ से वापस जल नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं? तो ये तो है हमारा भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद यानी फल की अवस्था चेंज नहीं हुई ना, तो ये भी है। पेड़ों को काटने के बाद पेड़, ये तो नहीं है कि उनको जला दिया, जलना तो अलग बात होगी और पेड़ों को काटना अलग बात होगी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलमारी पर जंग लगना। अलमारी पर जंग लगने के बाद वापिस उस जंग से हम अलमारी का लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। अलमारी पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है क्योंकि ये एक स्थायी अभिक्रिया है। चौथा प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट के विलयन का, याद रखना है अपने को। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है, परंतु लोहे की कीलें डालने पर इसका रंग बदल जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। ये CuSO4 जब Fe के साथ क्रिया करता है तो FeSO4 प्लस Cu बना देता है। जब क्योंकि हम जानते हैं फेरस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए फेरस कॉपर को विस्थापित कर देता है अपने विलयन से। तो इसलिए कॉपर का नीला विलयन, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन होता है, जो वो भूरे रंग का, लोहे की कील डालने पर भूरे रंग का हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। लोहे पर जंग लगना अभी देखा था, अलमारी पर या लोहे पर, अलमारी लोहे की रहती है तो ये तो रासायनिक है। दूध का दही बनना ये भी अभी देखा, दूध से दही से वापस दूध थोड़ी ना बना सकते। भोजन का पाचन होने के बाद भोजन नहीं बना सकते। जल का बर्फ बनना ये तो भौतिक उदाहरण है। तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, जल का बर्फ बनना। जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्योंकि यह एक अस्थायी अभिक्रिया है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन यानी कि जल का वाष्प में बदलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही, मोमबत्ती का जलना। देखिए, मोमबत्ती जल जाती है तो वापस मोमबत्ती बना सकते हैं क्या? नहीं। दूध से दही बनने पर दही से वापस दूध नहीं। लोहे पर जंग से वापस लोहा नहीं बना सकते। जल का वाष्प में, क्या वाष्प को इकट्ठी करके वापस जल बनाया जा सकता है? तो हाँ। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जल का वाष्प में बदलना। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्योंकि यह एक अस्थायी अभिक्रिया है। सातवां प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीली, नीली, चमकीली, उजाला, लाल। जब हम जानते हैं मैग्नीशियम एक धातु होती है, इसको जब जलाया जाता है, मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग की लौ कैसी होती है? पीली नहीं होगी, नीली भी नहीं होगी और चमकीला, उजाला होगा। उसमें उजाला होगा। मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ चमकीली, उजाला होती है। आठवां प्रश्न है, जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हम जानते हैं कि
कोई भी धातु जब अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। इंपोर्टेंट अपने को याद रखना है हाइड्रोजन गैस, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक क्लोराइड बनता है, वह हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया का भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, उपरोक्त सभी। देखो भोजन का पाचन रासायनिक, यानी कि भोजन का पाचन होने के बाद वापस भोजन थोड़ी ना बन सकता है। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक है, तो ये उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पाचन, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना आदि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। 10वां प्रश्न है, मैग्नीशियम पिता को जलाने पर पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम पिता आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम होता है Mg को हम जब जलाते हैं, किसी भी चीज को जलाते हैं तो O2 की उपस्थिति में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो इसको अब बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण, इधर भी 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। मैग्नीशियम पिता को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, Mg + O2 2MgO बनाएगा। ये एक तीर का निशानी है, एक का नहीं है। अब आता है क्विज 2। दोस्तों ये क्विज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और इसकी PDF भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आता है क्विज नंबर 2। पहला है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि माना कि ये इक्वेशन अभी देखो, ये MgO2 ये होते हैं अभिकारक, ये होते हैं उत्पाद, ये होते हैं अभिकारक, ये होते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ये ले रहे हैं, तो ये अभिकारक और ये हो जाते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा अभिकारक। सॉल्यूशन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं, दूसरा प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं तो उत्पाद कहलाते हैं, उत्पाद कहलाएंगे। जैसे कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें उत्पाद और अभिकारक होता है, तो जो जिनका निर्माण होता है वो तो उत्पाद होते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है वो अभिकारक होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा उत्पाद। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो जो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उसकी वेग की दर को अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है, तो वह उत्प्रेरक कहलाता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। चौथा प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। तीर के निशान के और बाईं ओर तो अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद होता है। इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये इधर तो होता है अभिकारक बाईं ओर तो, और इधर हो जाएगा अभिकारक, इधर क्या हो जाएगा उत्पाद, इधर हो जाएगा उत्पाद, इधर हो जाएगा उत्पाद। इधर होता है अभिकारक, बाईं ओर होता है अभिकारक, इधर हो जाता है उत्पाद। तो देखते हैं सॉल्यूशन। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक लिखा जाता है, जिसे क्रियाकारक भी कहते हैं, और उत्पाद को क्रियाफल या आप कुछ ये क्रियाफल या उत्पाद कह सकते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या असमान होती है तो उसे कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, या असंतुलित समीकरण कहते हैं, या असंतुलित समीकरण भी कह सकते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा कंकाली रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या व परमाणु भार असमान होता है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, रासायनिक समीकरणों
को संतुलित करने की विधि, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि कौन सी कहलाती है? संतुलित विधि। संतुलित विधि थोड़ी ना होती है, असंतुलित संतुलित करने के लिए संतुलित विधि होती है, लेकिन नहीं, हिट एंड ट्रायल विधि होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हिट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसमें असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदला जा सकता है तथा इसे अनुमान विधि भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अभी अभी बताया, रासायनिक समीकरण के दाईं ओर उत्पाद, बाईं ओर अभिकारक और उत्प्रेरक होता है। जो उत्प्रेरक होता है जो तीर के ऊपर होता है, यानी तीर के अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है। क्रियाकारक वही होता है, क्रियाकारक अभिकारक और क्रियाकारक दोनों एक ही होते हैं, और उत्पाद और क्रियाफल एक ही होते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण में दाईं ओर उत्पाद लिखा जाता है जो अभिकारक पदार्थों से मिलकर बना होता है। आठवां प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या व परमाणु भार समान होता है, उसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणु संख्या व परमाणु भार समान होते हैं, उसे कहते हैं संतुलित समीकरण। उसे कहते हैं संतुलित, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या व परमाणु भार समान होते हैं, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है। अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करता है तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब आता है क्विज नंबर 3। ये आप क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। तो पहला प्रश्न है, उक्त समीकरण में सोडियम कार्बोनेट ये इसका गुणांक है x और HCl 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O में x का मान क्या होगा, यानी इसका गुणांक क्या होगा। सबसे पहले देखना है कि इधर हाइड्रोजन कितने, इधर हाइड्रोजन 2 है तो अपने को लगा देना है, और इधर क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर 2 है, दो हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो इधर यहाँ पर लगा देंगे 2, तो यानी हमारा दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा 2। x का मान संतुलित करने पर 2 होगा, x का मान संतुलित करने पर 2 होगा। ये इस प्रकार से हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। इनमें संतुलित समीकरण है, अपने को देखना है संतुलित समीकरण कौन कौन सी है, कौन सी संतुलित समीकरण है। देखो Ag, इधर एक Ag है, एक Ag है, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि पहला तो ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला है Mg, इधर Mg एक है, H2O, इधर ऑक्सीजन एक है और इधर 2 है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला है H2Cl2, यहाँ पर भी H2 2 है, 2 H2 है, Cl2 2 है, 2, हाँ तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा H2Cl2 प्लस 2HCl। इसमें सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर H2 है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और इधर 2 है, तो हमारा हो जाएगा H2 प्लस Cl2 प्लस बनेगा 2HCl। इस समीकरण में अभिकारक में उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान है। अगला है तीसरा प्रश्न, सोडियम सल्फेट प्लस HCl सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, समीकरण में HCl व NaCl के गुणांक है। ये सबसे पहले अपने को देखना है कि इसमें क्या करना है, यानी कि इनके गुणांक, इसके गुणांक अपने को ज्ञात करने। तो इसके गुणांक क्या हो गए, इधर सोडियम 2 है तो इधर भी सोडियम 2 हो जाएगा, सिंपल है। इसमें अपने को अनुमान लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, तो इसलिए इधर हो जाएंगे 2,2,2,2,2। अब ये इस प्रकार से संतुलित समीकरण है। इनका संतुलित समीकरण करने के लिए इनका गुणांक 2,2 होगा। निम्न में से संतुलित समीकरण है, निम्न में से असंतुलित समीकरण है। यहाँ पर कैल्शियम एक है, यहाँ पर Cl2 है, Cl 2 है तो Cl2 है, यहाँ पर H2 है, H2, यानी ये संतुलित समीकरण है। ये Mg एक है, Mg यानी Mg एक है और
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यानी H2, ये भी सही है। और अन्य NO3 का यहाँ पर वोल्ट वाइज है, यानी कि ये असंतुलित समीकरण, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नहीं, एक सेकंड देखिए, ये NO3 का वोल्ट वाइज है, NO3 का वोल्ट वाइज है, तो यहाँ पर भी 2 गुणांक है, इसका 2 गुणांक है यानी NO3 का, तो ये भी संतुलित समीकरण है। और अपने को चाहिए असंतुलित समीकरण चाहिए, तो ये देखिए H2 और I2, तो यहाँ पर 2HI होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2HI होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, HI, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा HI। H2 प्लस I2 बनाएगा HI, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, H2 और I2 बनाता है HI। इस समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, अतः यह असंतुलित समीकरण है। पांचवा प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो निम्न में संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण ज्ञात करनी है, बहुत इजी है, इधर देख लेते हैं। Ca और इधर एक Ca, यहाँ पर कार्बोनेट एक है, और यहाँ पर पोटेशियम 3 है, इधर पोटेशियम 3 है और यहाँ पर 2 ही है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। आगे देखते हैं CaCO3, यहाँ पर CaCO3 एक है और CO3 यहाँ पर भी एक ही है, और 2K यानी ये K2, पोटेशियम भी 2 है, इसमें सही है पोटेशियम। और NO3 यानी NO3 भी 2 है, और NO3 का वोल्ट वाइज, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। CaCO3 प्लस 2KNO3 बनाता है NO3 का वोल्ट वाइज और K2CO3, तो यानी कि अपनी संतुलित समीकरण ये हो जाएगी, अभिकारक वह उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः यह संतुलित समीकरण है। अगला प्रश्न है C6H12O6 यहाँ पर 12 है, ये ग्लूकोज का है, इस प्रकार से है, ये आप लिख सकते हैं C6H12 और O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6O2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O। इस समीकरण में X का मान होगा, यानी कि इसका O2 का गुणांक क्या होगा, तो O2 का गुणांक क्या हो जाएगा, O2 का गुणांक हो जाएगा 6, क्यों होगा, तो देखते हैं क्यों होगा। देखिए ऑक्सीजन दोनों तरफ गिन लो, ये 2 है और 6 दूने 12, कितने हो जाएंगे 12, तो यहाँ पर 6 है और ये O2 यानी 2 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर तो 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पर है 6 ऑक्सीजन, 6 और 12 18, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और चाहिए, यानी कि यहाँ पर अपने को 6 लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से संतुलित समीकरण हो जाएगी C6H12O6 और 6O2 और 6CO2 प्लस 6H2O, अतः O2 का गुणांक 6 होगा। अगला प्रश्न देखिए, 2K प्लस 2H2O वाई KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, इस समीकरण में y का मान क्या होगा, y का मान ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर K कितना है, K यहाँ पर अपने को अज्ञात है, यहाँ पर y का मान अपने को ज्ञात करना है। इधर कितना है, इधर 2 है, तो इधर भी क्या होगा, 2 ही होगा, बहुत सिंपल है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 2K प्लस 2H2O वाई KOH प्लस H2, इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गुणांक 2 होगा। 8वां प्रश्न है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का वोल्ट वाइज 2KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, PbI2 लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट इस समीकरण का प्रकार है, यह कौन सी प्रकार का है, ये संतुलित है, असंतुलित है, व्याख्या नहीं कर सकते, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये इसमें ऑप्शन में तो दे रखा है, तो संतुलित तो है, क्यों देख लो, इसमें पीबी है और नाइट्रेट का 2 गुना है, तो ये नाइट्रेट का 2 गुना है, आगे 2 गुणांक में लग रहा है, पोटेशियम 2 है I2 2 है, तो ये संतुलित तो है। और ये किस प्रकार की है,
ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन में आ जाता तो वो बात पूरी अलग है। और ये द्विविस्थापन भी है, द्विविस्थापन भी। इस समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। नवा प्रश्न है Cu+CO2 और अक्ष से हरा पदार्थ बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समीकरण में x का मान क्या होगा? CuCO2, CuCO2 इसमें होगा, क्योंकि Cu और CO2 करेंगे तो एक ही पदार्थ बन रहा है, तो CuCO2 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CuCO3, CuCO3 हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। यहाँ पर गलत है, इसको सही कर लेना, कॉपर कार्बोनेट होगा। 2Ag+Y बनाता है Ag2S। इस समीकरण में y का मान होगा, इस समीकरण में y का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। y का मान क्या होगा? यहाँ पर Ag है, यहाँ पर Ag और इधर सल्फर एक्स्ट्रा आ गया, तो हमें पता है कि सल्फर नहीं है तो सल्फर होगा, तभी तो Ag2S बनेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सल्फर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2Ag+Y Ag2S, यहाँ y का मान S यानी सल्फर होगा। अब आता है क्विज नंबर 4। क्विज नंबर 4 है अपने पास, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रियाएं? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रियाएं? शरीर में भोजन का पचना उपचयन, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी होती है। शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन का विघटन ग्लूकोज में होता है तथा ग्लूकोज व ऑक्सीजन क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। निम्नांकित में कौन उपचायक है? कौन उपचायक है? उपचायक यानी किसका कौन सी चीज जुड़ने पर कौन उपचयन हो जाता है? कोई भी तत्व या यौगिक उपचयन होता है, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उपचयन हो जाता है, और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर कौन निम्नांकित उपचायक है? यानी ऑक्सीजन उपचायक है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। O2 उपचायक अर्थात ऑक्सीजन में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है 2Cu+O2 2CuO कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, उपचयन, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। तो यह एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। अगला यहाँ पर देखते हैं 2Cu+O2 2Cu, यह उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उपरोक्त सभी। तो ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग व इलेक्ट्रॉन का त्याग आदि प्रक्रिया होती है। पांचवा प्रश्न है 2Cu+O2 2CuO बनाता है। इस अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? इस अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? इस अभिक्रिया में आपका कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कॉपर यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसलिए पहला प्रश्न हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं अपचायक। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले अपचायक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले उपचायक। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ अपचायक कहलाते हैं। सातवां प्रश्न है अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन होगा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, एवं अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। आठवां प्रश्न है लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गैल्वेनीकरण कहलाते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहते हैं। गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहते हैं जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को। यह संसारण से बचाने के लिए किया जाता है। आलू चिप्स की थैली में
कौन सी गैस भरी होती है? आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो कौन सी वो प्रतिऑक्सीकारक होती है और ऐसी कौन सी जो अक्रिय गैस होती है? तो ऑक्सीजन नहीं है, हीलियम भी नहीं है, मीथेन भी नहीं है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसी होती है, अक्रिय गैस होती है। आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो वातावरण में क्रियाशीलता नहीं दर्शाती है। चिप्स में नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाए तो चिप्स गीला, नरम व खराब हो जाता है। वसायुक्त या तेलीय खाद्य। अगला प्रश्न है, वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ, खाद्य या सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया गया तो वह विकृत गंदी हो जाती है। इसका कारण है उसका उपचयित हो जाना। वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया गया तो वह विकृत गंदी हो जाती है। इसका कारण है उपचयित हो जाना। जब वह उपचयित हो जाती है तो वह विकृत गंदी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पहले चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इन जो मैं करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है अपनी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, तो इसमें से 90% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आएंगे अपनी क्लासों से आएंगे। देख लेना, मैं वापस कह रहा हूँ कि इनमें से ही आएंगे क्वेश्चन। तो इन सारे वीडियो को देख लेना। आप अगर इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।